हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 47 होने वाला है। और पिछली दो क्लासेस में हमने क्या किया था कि 2023 का जो पीसीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 100 तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जीएस 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 101 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की दोनों क्लासेस अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ये जो क्लासेस हैं इनको देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके पहले की भी जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आप लोग कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और प्रैक्टिस सेट ही आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर क्लास पसंद आएगी तो उसमें भी क्लास को लाइक करना है आपको। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, कोई पीयर ग्रुप्स हो उसमें भी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी और आप लोग अपना रिविज़न जल्दी से जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन पहला देखते हैं, जो कि 101 नंबर का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो जैसा कि आप लोग जानते हो, किसानी, परिवहन और नौकरी, ये तीनों ही प्रक्रियाएं करने से आप लोग क्या करते हो, मतलब कोई भी व्यक्ति इन तीनों ही प्रक्रियाओं को करने से क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है, अपनी जीविका का साधन बना सकता है। लेकिन यदि कोई स्वैच्छिक समाज सेवा करता है तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 योजनाएं दे रखी हैं, जिसमें से उपहार योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी की योजनाएं अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, स्त्री निधि योजना ये कहाँ से संबंधित है देख लीजिए। योजनाओं की जानकारी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इकट्ठी करी है। ये तेलंगाना से संबंधित है और इसके द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है कौशल्या मातृत्व योजना। ये छत्तीसगढ़ की योजना है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि यदि किसी घर में दूसरी बेटी का जन्म होता है तो महिला को सहायता के रूप में 5,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्या है? ये हरियाणा सरकार की योजना है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को होता है, महिलाओं को महिला उद्यमी जो हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है? तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो है एक ट्रायंगुलर शेप में डेवलप हुई थी। ठीक है, और इसकी जो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म इसी के साथ शुरू होता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक आध बार पीसीएस में लिखा हुआ आया है, इंडस वैली सभ्यता, तो इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी। 1920 के दशक में पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की और 2 पुराने शहरों के खंडरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आर.डी. साहनी भी उसमें शामिल थे। प्रारंभिक हड़प्पा समुदाय बड़े शहरी केंद्रों में बदल गए थे, जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, भारत में लोथल। तो याद रखना है, हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में मिलेगा आपको, जबकि भारत में लोथल। ठीक है, लोथल में गोदीवाड़ा पाया गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सुतका गैंडोर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पश्चिमी सीमा है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, जबकि आलमगीरपुर जो है
सबसे पूर्वी सीमा है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। ठीक है, दैमाबाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे दक्षिणी सीमा है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, मांडा सबसे उत्तरी सीमा है जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक, ये हो गई बात हड़प्पा संस्कृति के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जो बीओडी है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की परख करने के लिए बीओडी नापी जाती है। जितनी ज़्यादा बीओडी होती है वहाँ पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, वो उसकी हेल्थ के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को जीरोकोल कहा जाता है, जीरोकोल जानवर। देखिए, जीरोकोल जो है एक ग्रीक शब्द है जो जीरोस और कोलेओस से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है निवास करना और जीरोस का मतलब होता है सूखा और कोलेस का मतलब क्या होता है? कोलेओस का इसका होता है निवास। ठीक है, तो इसका मतलब सूखे स्थान पर निवास करने वाले जानवर जो कि आमतौर पर रेगिस्तानी वातावरण में रहते हैं। ये वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेते हैं और जो अनुकूलन की प्रक्रिया है सबसे पहले पानी की कमी को पूरा करने के लिए होती है। तापमान बहुत ज़्यादा होता है, पानी की कमी होती है। ठीक है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में ये जो जानवर हैं अपने शरीर को इस तरीके से अनुकूलित कर लेते हैं कि वे वहाँ पर रह सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले जानवर होते हैं उनको कम पसीना आता है और वे जो रेत होती है उसके नीचे बिल बना करके रहते हैं। वे ज़्यादातर निशाचर होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण अगर आप जानना चाहेंगे तो ऊंट, कंगारू, चूहा, फेनेक, लोमड़ी और रेगिस्तानी कछुए ये सारे इसी प्रकार के जानवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। प्रमुख नदियों को उनके उद्गम स्थल के साथ हमें मैच करना है। तो देखिए, यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूज चोटी से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी आपकी निकलती है महाबलेश्वर के पहाड़ी से। ठीक है, गोदावरी निकलती है नासिक ज़िले से और महानदी सिहावा से। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ और उसके साथ साथ उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाकर के पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे और जितने भी थ्योरी दी गई हैं सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाए गए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा टाइम निकाल कर, और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित है, मतलब किस राज्य में सही पड़ता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नीति है, ये नीतिला भी बोलते हैं इस दर्रे को, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, यही वाला सही सुमेलित है। अगर यहाँ पर मानाला जो दे रखा है, मानाला जिसे माना दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है, हिमाचल में नहीं पड़ता है, तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। दिफू दर्रा अरुणाचल में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी के जो भी दर्रे हैं यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। नीति के बारे में बता ही दिया है, मानाला के बारे में भी बता दिया है। अब दिफू दर्रा के बारे में बताती हूँ। देखिए यहाँ पे दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में पड़ता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में दर्रा है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि दिफू दर्रा किस देश को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ किस देश को जोड़ता है, तो म्यांमार के साथ जोड़ता है। अगिल दर्रा कहाँ पर पड़ेगा? अगिल दर्रा जो है हिमालय की कराकोरम श्रेणी में अवस्थित है और ये गिलगिट के बाल्टिस्तान के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र में पड़ता है। और ये पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र मतलब गिलगित और झिंजियांग उइगर प्रांत, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भारत में नहीं है ये दर्रा। अब चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वॉइस राय होर्डिंग पर
बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो थे, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, अनुशीलन समिति के द्वारा फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है प्रमोत्ता मित्तर के द्वारा की गई थी और जतिंदर नाथ बनर्जी, वरिंदर घोष भी इसमें शामिल थे। स्थापना कब की गई थी, 1906 में हुई थी। अनुशीलन समिति के भीतर एक साप्ताहिक शुरू किया गया था, मतलब अखबार शुरू किया गया था जिसका नाम था युगांतर। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, युगांतर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये अनुशीलन समिति के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जिसमें कि शामिल थे वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पर हमारे पास 2 कथन है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ये सही कथन है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों ही जो कारक हैं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो दोनों ही कथन सही हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी हैं आपके पास, एक तरफ सतत विकास लक्ष्य है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय है, हमें इसकी मैचिंग करनी है। तो SDG 10 जो है ये बनाया है, इसमें कहा गया है असमानताओं में कमी करने के लिए। उसके बाद आता है SDG 13। SDG 13 जलवायु की क्रिया के बारे में बात करता है, जो वैश्विक रूप से तापमान में वृद्धि हो रही है, जलवायु प्रक्रिया जो खराब हो रही है उसको ठीक करने की बात कही गई है। SDG 14 में क्या कहा गया है, पानी के नीचे के जीवन को ठीक करने के बारे में बात कही गई है। और SDG 15 जमीन पर जीवन के बारे में बात करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पेपर थोड़ा टफ होता है, ट्रिकी होता है, तब SDG के जो भी हमारे पास लक्ष्य हैं, ठीक है, उनके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम हैं जिसमें कि कौन सा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो देखिए, न्याय गौतम ऋषि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, न्याय दर्शन। तो दूसरा ऑप्शन सही है। वैशेषिक कणाद के द्वारा किया गया था, ठीक है, वैशेषिक के प्रतिपादनकर्ता कणाद थे। मीमांसा कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि पतंजलि ने क्या किया था, योग दर्शन प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, वैशेषिक जो है कपिल के द्वारा, इधर मैच कर लीजिएगा, और योग दर्शन किसके द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीदादार कौन थे। खरीदादार देखिए मुगल काल में होते थे और ये शाही फरमानों के प्रेषक होते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खरीदादार शब्द जो है एक ऐसा अधिकारी जो शाही फरमानों को पोस्ट करता था, जैसे कि किसी राजा ने कोई फरमान जारी किया है, ठीक है, तो उसको पोस्ट करता था। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, इसका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान वालिस और मुक्ता को प्रेषित करने के लिए खरीदादार के कार्यालय में प्रतिदिन 100 या 200 आदेश आते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, ठीक है, यही वो स्थान है। विष्णुप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, जबकि कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम है। ठीक है, ये जो 5 प्रयाग हैं इन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। बाकी का
गंगा नदी का अफवाह तंत्र और पंचप्रयाग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। आई होप वो क्लास आपको पसंद ज़रूर आएगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के लेखक जो हैं गुन्नार मायरडल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर गुन्नार मायरडल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 आप लोगों को पता है, ये संबंधित है सतत विकास से। ठीक है, SDG से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सतत विकास ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2023-24 का जो बजट था इसमें सब्सिडी को 9% नहीं दिया गया था, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया था, जल की जो प्रदूषणता होती है उसको रोकने के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, कानून था, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना था। और जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, उसके उपशमन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए ये कानून जो है भारतीय संसद के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कक्षों से बना है? तो ये हम सभी ने पढ़ा है, इजी क्वेश्चन है 8th क्लास में। ठीक है, हमने जो भी बायोलॉजी पढ़ी है 8th, 9th, 10th में भी पढ़ी है, तो उसमें बताया गया है हमें कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है? तो देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है, पिछले साल भी बना हुआ था और इस साल भी अभी जारी है। तो यहाँ पर जो कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है वो डोनेस्टक है। ऑप्शन नंबर 4 डोनेस्टक यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डोनेस्टक जो शहर है, जो जगह है, ये पूर्वी यूक्रेन में स्थित है। डोनेस्टक ओब्लास्टक का एक प्रशासनिक केंद्र है और इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और खनन केंद्र है। इस शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है और इसका इतिहास जो है बड़ा ही समृद्धशाली है। 19वीं शताब्दी के अंत में यहाँ कोयला खनन और इस्पात उत्पादन के जो केंद्र हैं ये शुरू किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो G20 का जो प्रतीक चिन्ह है इसमें 3 कलर थे, जो कि हमारे झंडे के कलर हैं, और वहाँ पर 7 पंखुड़ियों वाला एक कमल भी था। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कथन पढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ हैं, 7 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, ये जैसा कि मैंने अभी बताया सही कथन है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, और G20 के जो केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग था, ये क्या है, यहाँ से प्रेरणा देता है। और जो कमल का फूल है ये पृथ्वी के साथ जो है पृथ्वी ग्रह को जोड़ रहा था, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शा रहा है। ठीक है, पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो कि पृथ्वी के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। G20 लोगो जो है उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत भी लिखा हुआ था, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैंने लोगो लगाया नहीं है, अगर आप लोगों को लोगो जो है ध्यान में नहीं है तो एक बार उसको आप लोग ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, लोगों में 7 पंखुड़ियाँ हैं कमल में, जो कि 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। संगीत की सार्वभौमिक भाषा में 7 नोटों की संख्या भी है, और जहाँ 7 नोट एक साथ मिलकर पूर्ण सामंजस्य बनाते हैं, जबकि प्रत्येक नोट अपनी विशिष्टता बनाए रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण जो है यहाँ पर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगला है वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है। वायु पुराण में जो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है। दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों हमारे क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS वागीर जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, दूसरा कथन जो है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, यही कथन सही नहीं है। जो ग्राम सभा होती है उसकी शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और जो ग्राम पंचायत होती है, इसका चुनाव किसके द्वारा संचालित करवाया जाता है, किसके द्वारा परिसीमन किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, बाकी के और कथन भी देख लेते हैं। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के हैं जैसे राज्य विधायिका के राज्य स्तर पर, बिल्कुल सही बात है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसे पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो पहला और तीसरा दोनों कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो 149 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है, जहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 फरवरी 2023 को ये अपना फरमान जारी कर दिया था और ये अपने जो करेंसी नोट्स हैं इनके, वहाँ से इन्होंने ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है 7वां महाद्वीप है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र बहते हुए जल के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। देखिए, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब मतलब क्या होता है? बहते हुए जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो तालाब, दलदल, कच्छ क्षेत्र, ये सारे क्या हैं? बहते हुए नहीं है, इकट्ठे हैं। तालाब, देखिए तालाब का पानी बहता नहीं है, दलदल भी एक जगह भरा रहता है, कच्छ क्षेत्र में भी पानी एक जगह भरा रहता है, जबकि जो नदियाँ होती हैं ये बहते हुए जल के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जैसा कि हमने ये क्वेश्चन में देखा कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनका जल प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र आकार में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, छोटी बड़ी धाराएं किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। उदाहरण के लिए खाली नदियां ही नहीं, छोटे छोटे जो नाले होते हैं, नहरें होती हैं, झरने होते हैं, ये सारे लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। लोटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र प्रवाह के आधार पर मीठे जल के निकायों में वर्गीकृत होते हैं। ठीक है, जितना भी बहने वाला जल है ये सारा का सारा कैसा होता है? लोटिक होता है। इस प्रकार के जलाशयों का जल एक स्थान पर नहीं ठहरता बल्कि एक से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और झीलें भी मीठे पानी की होती हैं, लेकिन ये बहते हुए जल के पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आएंगे। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। झीलों का पानी भी एक जगह इकट्ठा रहता है। ठीक है, झीलों में पानी लाया जाता है नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा, लेकिन झीलें अपना पानी कहीं नहीं भेजती हैं। झीलों से कोई नदी अगर निकलती है, फुलर झील से जो है निकलती है, कौन सी नदी, ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लेकिन झीलों का जो जल है ये लोटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अच्छा, इसको कहते क्या हैं? जो लोटिक वाला हो गया, ये तो बहते हुए जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। इनके उदाहरण क्या हो गए? नदी, नाले हो गए, छोटे छोटे नदियाँ हो गई। ठीक है,
जो झील, दलदल, तालाब, कच्छ क्षेत्र होते हैं इनको लैंटिक जल कहा जाता है। ठीक है, लैंटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? तो प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो जो समुद्री शैवाल होते हैं यहाँ से आयोडीन मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें आवंटित हैं, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो है 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं कुल 80 सीटें हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है ये उत्तर प्रदेश से ही है। अगर बात की जाए 63 सीटें सामान्य, 17 अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? तो मार्कैबो झील जो है वेनेजुएला में पड़ेगी, आपको मिशिगन यूएसए में पड़ेगी। बैकाल झील जो कि ताजे पानी की सबसे गहरी झील है, ये कहाँ पर पड़ेगी? रूस में पड़ेगी। ओनेगा झील कनाडा में नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। मार्कैबो झील जो है वेनेजुएला में अवस्थित है और ये तबलाजो जल डमरू मध्य के द्वारा वेनेजुएला की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, ओनेगा झील को देखिए ये कहाँ पर पड़ेगी? तो ये उत्तर पश्चिमी रूस में पड़ेगी। ठीक है, करेलिया गणराज्य में लेनिनग्राद ओब्लास्ट और वोल्गोदा ओब्लास्ट के क्षेत्र में ये पड़ती है। ये बाल्टिक सागर के बेसिन से संबंधित है और लेबनान से थोड़ी छोटी लडोगा झील के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मिशिगन को देखिएगा, मिशिगन दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो पूरी तरह से अवस्थित है एक देश में, और इसके तटों पर जो बंदरगाह हैं वो शिकागो, इंडियाना में गैरी, विस्कॉन्सिन और मिल्वाकी जो हैं ये इसके तट पर मिल जाएंगे आपको बंदरगाह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बैकाल झील के बारे में आपको पता ही है, दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है और ये मीठे पानी की झील है। इसकी गहराई लगभग 1700 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्तान के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। यही वाला सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य बहुत उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 पदों पर रहे हैं? तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा ये 3 शीर्ष पदों पर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ये कथन सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। ये वाला कथन सही नहीं है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल एक क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डीकन विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। इसे भारत में स्थापित होने वाला विदेशी विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है। इसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थापित किया जाएगा, इसीलिए दूसरा कथन जो है गलत हो जाता है। डीकन विश्वविद्यालय की वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 266वीं रैंक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस है नहीं है या अक्रिय गैस नहीं है? तो आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन ये सारे नोबल गैसेस होते हैं, जबकि एक्टिनियम जो है नोबल गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? तो देखिए
ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड 2022 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय के द्वारा 2022 में प्राप्त किया और ये इन्हीं की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शंघाई फिल्म महोत्सव के संदर्भ में देखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा क्या कथन है, एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। तो क्रिप्स हिपकिंस जो हैं इन्हें न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है 2023 में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। पीसीएस 2023 में ये जो क्वेश्चन है ये एक टफ लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, समटाइम्स मिल जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चरक संहिता को 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चरक संहिता जो है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। चरक संहिता के जो निदान स्थान है उसे पैथोलॉजी, सूत्र स्थान सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, जिनके खंडों की बात यहाँ पे की जा रही है। कौन से खंड हैं हम देख लेते हैं। सूत्र स्थान में सामान्य सिद्धांत दिए हैं, निदान स्थान में पैथोलॉजी की बात की गई है, विमान स्थान में विशिष्ट निर्धारण, शरीर स्थान में एनाटॉमी, इंद्रिय स्थान में संवेदी अंग आधारित निदान, चिकित्सा स्थान में चिकित्सीय बातें बताई गई हैं, जबकि अला स्थान जो है, अल्प स्थान जो है, इसे फार्मास्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी की बात बताई गई है। सिद्धि स्थान पे उपचार में सफलता की बातें बताई गई हैं। यह ग्रंथ अग्निवेश संहिता पर आधारित है, जो अग्निवेश द्वारा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व विश्वकोश चिकित्सा का संग्रह है। इसे चरक द्वारा 100 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के बीच संशोधित किया गया था और इसका नाम चरक संहिता रख दिया गया था। ठीक है, तो ये बातें हो गई चरक संहिता के बारे में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जामनगर में मिलेगा आपको, जामनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो मुझे पता है आप सब लोगों को आता होगा। दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर की ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होती है, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इसके ठीक उल्टी तरफ विपरीत होती है। किसके कारण होती है? कोरियोलिस बल के कारण होती है। कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है? जो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूर्णन करती है उसी कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो डिप्थीरिया से बचाने वाला जो टीका है टॉक्साइड है। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा त्याग पत्र किसको दिया जाता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको त्याग पत्र देना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वीडियो हम आप देख सकते हो। पॉलिटी की क्लास की पूरी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर भारत के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जज की बातें सारी बताई गई हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कैसे ये लोग अपने पद धारण करते हैं, सैलरी क्या होती है, कैसे निर्धारित की जाती है, सैलरी कहाँ से दी जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान में आ गया तो आप लोगों को बता देती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी पेंशन और जो सैलरी होती है ये भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी जो सैलरी होती है ये राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। जबकि बात की जाए इनकी पेंशन की, तो जो इनकी पेंशन है ये भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना है और पीसीएस के एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है किसी ईयर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं ये राष्ट्रपति
के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनको शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके द्वारा दिलवाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो घटपर्णी जो है ये कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? तो मॉडर्ना जो है ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये mRNA बेस्ड टीका है जो कि प्रयुक्त किया जाता है कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में उपयोग जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। N2O इसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना का कार्य कब हुआ था? तो देखिए, भारत में पहली बार जनगणना जो है ये शुरू हुई थी 1871 में लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन पूर्ण जनगणना उसके 10 वर्ष बाद शुरू हुई थी 1881 में। ऑप्शन नंबर 2 1881 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में हर 10वें साल जो है जनगणना की जाती है। सबसे पहले 1872 में हुई थी, मैंने 71 बताया, इसको ज़रा करेक्ट करिएगा। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो पूर्ण जनगणना हुई थी ये 1881 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1849 में गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। 1951 के बाद से सभी जनगणना 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत रखी गई थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और अब तक भारत में 15 बार दशकीय जनगणना जो है आयोजित की जा चुकी है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई तो वो नहीं हो पाई है अभी तक। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और अनुसूची उसके विषय सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तीसरी अनुसूची में है जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान दिए गए हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप आपको नहीं मिलेगा, ये अनुच्छेद 60 में मिलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, जबकि 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 9वीं अनुसूची में राज्यों की परिषद या राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं दिया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जो कि 1951 में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था? 1951 में जो संशोधन हुआ था, पहले संशोधन के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 9वीं अनुसूची सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 9वीं अनुसूची के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 10 मई 1951 को भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा इसे पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारों की प्रथा के उन्मूलन के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों और विनियमों को संदर्भित किया गया था। इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए इसे पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला ये सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। तो मतलब अगर कोई संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो कि 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया जाए, 9वीं अनुसूची अब न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 9वीं अनुसूची के कानूनों पर भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ उनके स्थान है। तो देखिए, जो नेवासा है ये महाराष्ट्र में मिलेगा। ईसमपुर कहाँ पर मिलेगा? ईसमपुर आपको कर्नाटक में पड़ेगा। डीडवाना मिलेगा आपको राजस्थान में। ठीक है, और गुड़ियाम गुफा मिलेगी तमिलनाडु में। तो ये मैचिंग ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आइए।
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और नाटू नाटू जो गीत है इसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार मिला है और इसके रचनाकार M.M. कीरावनी हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, M.M. कीरावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का केंद्र और स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लखनऊ में 4 जून 1857 को शुरू हुआ, मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ, बैरकपुर में 29 मार्च सबसे पहले शुरू हुआ था 1857 को, लेकिन झांसी में 11 मई को नहीं शुरू हुआ। तो 2 नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 2 यही क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे जो 150 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के PCS 2023 के, ये भी समाप्त होते हैं। तो 3 पार्ट्स में हमने ये क्लासेस की हैं। आई होप ये क्लासेस आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पिछली 2 क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो लिंक उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। क्लास पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, और शेयर कर दीजिएगा कोई आपका स्टडी ग्रुप हो, पीयर ग्रुप हो वहाँ पर। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। टाइम कम है PCS का, ठीक है। एग्ज़ाम आने वाला है, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है अक्टूबर में, तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। नई चीज़ें अगर नहीं हो पा रही हैं तो उनको अवॉइड करिए। खूब ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगाकर मेहनत करिए। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।